सो हम लोग अपने इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, मोशन की डिस्कशन को. लेट अस गो मोर इनटू द डीप इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द टर्म मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसे अंडरस्टैंड करना है तो मैं इसके लिए आज एक नया एग्जाम्पल के साथ और फर्दर डिटेल के इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक नई एग्जाम्पल के साथ हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस स्फीयर, राइट, एंड सपोज दैट कि ये स्फीयर एक मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गैलीलियोस लॉ. ओके, अभी ये स्फीयर जो है इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट, इट इज़ नॉट मूविंग. So according to the Galileo's law of inertia, if it is in the position of the motion or at the position of the rest, it will continue as long as we are not going to disturb it, we are not going to compel it, or we are not going to apply any force. Now suppose कीजिए कि मैंने इसके ऊपर force apply किया, ये move कर गया, right? Now here is the question, right? Now इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. हम सभी मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंसिडर कर रहे हैं, राइट. सपोज कीजिए कि ये स्फीयर ऑलरेडी मोशन में था, राइट, ये ऑलरेडी एक इस तरीके की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, राइट, एंड इट वाज अलोंग द स्ट्रेट लाइन. सो जब ये मूव कर रहा था स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी थी, दैट वेलोसिटी वाज यूनिफॉर्म. वाई यूनिफॉर्म? बिकॉज ये ऑलरेडी मूव कर रहा था और इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, तो इस करके इस वजह से जो इसकी वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. दैट मीन्स मैं उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलूँगा. तो इस वक्त ये स्फीयर जो है एक इस तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट. लेट अस अज्यूम कि वो वेलोसिटी जो है समथिंग 10 मीटर पर सेकेंड है. तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है. देखिए, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिससे मैंने ऐसे लगा रखा है इस डायरेक्शन में ऐसे हिट करने के लिए. तो अभी ये जो बॉल है, जो स्फीयर है, वो इस तरफ को मूव कर रहा है, और जैसे ये यहाँ से पास होता है, मैंने यहाँ से इसको हिट किया और ये इस तरीके से आते आते, मतलब ये ऐसे ऐसे होते होते ये इस तरफ को निकल गया, राइट. तो मीन्स कि उसका जो पाथ है हमारे पास, वो पाथ को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा कि इट वॉज इनिशियली अलॉन्ग दिस पाथ एंड देन इट टर्न टूवर्ड्स दिस पाथ, राइट. यानी कि ये ऐसे आ रहा था, राइट, अलॉन्ग दिस लाइन, और फिर ये इधर को मुड़ गया. ओके, एक चीज़ आपको और समझनी है कि जब मैंने इसको हिट किया था, तो मतलब जैसे ही मैंने अपनी फोर्स से इसको हिट किया, तो इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड ही रही, राइट. तो इधर भी 10 मीटर पर सेकंड थी, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड थी. तो फिर पॉइंट ये हुआ कि जब मैंने इसको फोर्स लगाया तो उसमें चेंज क्या हुआ. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर भी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर भी थी. तो इन दो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ में क्या चेंज हुआ, राइट. तो ये चेंज होना हमारे लिए, ये चेंज हमें पता करना ज़रूरी है कि इन दो वेलोसिटीज़ में एक्चुअल में क्या चेंज था, राइट. ओके, सो अभी हमारे पास जो कंडीशन है उसके बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं कि मैं इस मोशन को 3 पीसेस में डिवाइड करने वाला हूँ. पहला पॉइंट ये कि जब ये इनिशियल कंडीशन क्या थी, सेकंड जब इसके ऊपर फोर्स एक्ट किया, और थर्ड कंडीशन है कि जब फोर्स एक्ट कर चुका तो क्या चेंज आया, राइट. तो इन तीनों को आप समझने के लिए अगर देखें तो इसमें आपको कोई ख़ास चीज़ नहीं नज़र आएगी, क्योंकि पहले भी 10 मीटर पर सेकंड था, अब भी 10 मीटर पर सेकंड है. तो आपके पास इस एक्चुअल में फोर्स का जो इफेक्ट था वो आप इसके थ्रू नहीं समझा पाते, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो आप यहाँ पर नहीं दिखा पाते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, फर्दर मोर डिटेल जाने के लिए, हमें जिस चीज़ की अब ज़रूरत पड़ रही है उसे हम नाम देते हैं वेक्टर्स, राइट. सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स. वेक्टर्स का जो मीनिंग है वो है दे आर कैरियर्स, राइट. सो अब मैं इस पॉइंट को बहुत क्लियर कट तरीके से और फर्दर डिफरेंट एग्जांपल से भी डिस्कस कर सकता हूँ. तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहली सिचुएशन ये है कि आपके पास बॉल जो थी वो बॉल मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, राइट. इसे मैं इस तरीके से वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इस वेक्टर में आपके पास समझने के लिए बेसिकली दो मेन चीज़ें हैं. पहली बात तो ये कि इसका जो ये पॉइंटर है, राइट, ये पॉइंटर आपको डायरेक्शन शो करता है कि कौन सी डायरेक्शन है, और दूसरा जो इसका लेंथ है, लेंथ शो करता है कि वो फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो कितनी बिगर है या कितनी स्मॉलर है, राइट. सो अब मैंने जैसा कि बोला कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है,
राइट। तो थोड़ी देर बाद जैसे इसको मैंने टर्न किया इस डायरेक्शन में, तो आप इसको ऐसे शो करेंगे कि इस वेक्टर की लेंथ इक्वल है बट स्पीड स्टिल 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो आप देखेंगे कि आपने बेसिकली यहाँ से क्या चेंज किया। अगर आपने यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया होता तो ये इस तरफ कंटिन्यू रहता, तो आपने बेसिकली फोर्स लगा के इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास इस फोर्स के लिए दो अब टास्क सामने आ गए हैं। एक तो ये है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड और इट कैन चेंज द डायरेक्शन, राइट। एंड स्पीड एंड डायरेक्शन they are jointly known as velocity, right। that means कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड बताना स्पीड कहलाता है, और जब आप उसी स्पीड को किसी डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं तो वो वेलोसिटी कहलाता है, राइट। तो बहुत सिंपल है, आप बताएंगे कि एक बाइक है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और आप बोलते हैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नॉर्थ में जा रही है, सो दोनों का सेंस है, राइट। So you can basically you can assign more details with the help of the direction. तो अब यहाँ पर हमारे को जो मेन चीज़ जो डेफिनेशन है वो वेक्टर्स की, व्हाट आर वेक्टर्स। तो पहले मैं आपको वो डेफिनेशन बताता हूँ जो आपको बुक से मिलेगी, फिर मैं आपको वो डेफिनेशन बताता हूँ जो एक्चुअल है। सो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। देयर इज़ नो डायरेक्शन विद द फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन मैं इसकी सही डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब किसी चीज़ के साथ अब देखिए, मैं कहूँगा कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, तो ये वेलोसिटी है कैसे 10 मीटर पर सेकंड कहाँ, किसने कह दिया वेलोसिटी है। जब मैं इसको लिख दूंगा कि 10 मीटर पर सेकंड और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूंगा कि नॉर्थ, तो ये चीज़ बन जाती है वेलोसिटी। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है स्पीड। ये पार्ट स्पीड हो गया और यहाँ तक क्या हो गया वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, राइट। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शंस तो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कोई अपने सर पे नहीं लेके घूमता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन है, तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन की नीड पड़ती है उस फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेनेशन उसके मैग्नीट्यूड से मिल जाता है, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन उसको डायरेक्शन से अगर मिलता है तो वो चीज़ कहलाती है वेक्टर, राइट। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए कि आप किसी ट्रैफिक सर्कल पे खड़े हैं, यहाँ पर ये ट्रैफिक सर्कल है, ओके। कुछ व्हीकल इस रोड से हैं, कुछ व्हीकल इस रोड से हैं, कुछ व्हीकल इस रोड से हैं और कुछ यहाँ से हैं, राइट। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ से जो ट्रैफिक व्हीकल्स जा रहे हैं वो इस तरफ को भी टर्न हो सकते हैं एंड दे कैन मूव स्ट्रेट अलॉन्ग दिस पाथ, और जो यहाँ से आ रहे हैं वो लोग इधर जा सकते हैं एंड दे कैन गो स्ट्रेट दिस वे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इस तरह के मोशंस हैं, और मैं आपके सामने सिंपल एक क्वेश्चन रख दूँ कि सपोज कीजिए इस ट्रैफिक से जो भी व्हीकल्स निकल रहे हैं उन सभी की स्पीड, केवल स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो नो डाउट कि यहाँ से जो बाइक जा रहा है उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, वो इधर को जा रहा है तब भी 10 मीटर पर सेकेंड, वो यहाँ जा रहा है तब भी 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये इन सब की स्पीड तो सेम है, बट क्या चीज़ डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं कहूँगा कि इधर चला गया, ये इधर चला गया, एक व्हीकल इधर चला गया, एक व्हीकल इधर आ गया, या एक व्हीकल यहाँ से इधर मुड़ गया, ऐसे। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा जैसे कि एक व्हीकल इधर चला गया, राइट, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, या एक उधर चला गया। आप इसे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका ध्यान रखिएगा कि इन सभी वेक्टर की जो लेंथ है वो सबकी बराबर होनी चाहिए, राइट, क्योंकि सभी की स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है,
लेकिन क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अलग है तो आप इनको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपकी चॉइस है कि आप इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने इसके हेड से इसके टेल को जोड़ दिया और मैंने यहाँ इसको रख दिया इस तरीके से, और फिर इसका जो हेड है यानी ये वाला हेड है, इसके हेड से मैंने इसके टेल को जोड़ दिया और मैं फिर इसको इधर लेके आ गया, फिर इसके हेड से मैंने इसके टेल को जोड़ दिया और फिर ये इधर इस तरीके से चला गया। तो ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रिप्रेजेंट करूँ, राइट। सो इसका कोई कॉन्सेप्चुअली ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको कहाँ पे पेपर पे किस जगह पे ड्रॉ कर रहे हैं, ऑलराइट। बट ये डायरेक्शन आपको बता रहे हैं, डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के साथ साथ यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आपको पता चल जाता है, जो कि इनकी लेंथ से पता लगता है। और यहाँ पर मैं इस पिक्चर में शायद आपको ये लेंथ इक्वल ना दिखती हो, तो इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो 4 एरोज जो मैंने बनाए हैं, अगर ये ना भी इक्वल दिखें तो इनको अपने इक्वल एज्यूम करना है, क्योंकि मैं इसको इक्वल ही बनाना चाहता था, राइट। सो इस तरीके से जो वेलोसिटी है वो वेक्टर हुआ। तो इस तरह की जैसे वेलोसिटी, अब मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड यूज़ करूँगा वो है सिंबल v, राइट। और इसके ऊपर एक छोटा सा हेड एरो, राइट। और इस एरो की डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही बनानी है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है या उधर पीछे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर पार्टिकल अगर इधर जा रहा है उधर जा रहा है कहीं भी जा रहा है तो आपने इसका सिंबल ये रखना, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन किसका है? ऑफ वेक्टर, राइट। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। अच्छा, अब मैं इसमें 2 कंडीशन आपके सामने और रख रहा हूँ। सपोज कीजिए कि इस वक्त कुछ ट्रैफिक सिग्नल इस तरीके से है कि कुछ जो है ट्रैफिक सामने से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहीं से कुछ ट्रैफिक इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। यानी कि कुछ यहाँ से ट्रैफिक ग्रीन सिग्नल हुआ है और कुछ यहाँ से ग्रीन हुआ, बाकी सभी रुके हुए हैं, तो केवल इस तरह जाना है। और स्पीड वही 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आप इसको बेसिकली कह सकते हैं कि ये ट्रेन अप डायरेक्शन में गई, दूसरी ट्रेन डाउन डायरेक्शन में गया है, या एक बाइक इधर गया दूसरा वापस गया। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेरी सिंपल, दिस एंड दिस। और इसके ऐसे भी तरीके हैं, ये भी तरीका है, दिस एंड दिस, राइट। ये इंडिकेशन किस बात की कि दोनों डायरेक्शंस जो है वो एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, और उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं। ये भी डायरेक्शंस एंटी पैरेलल हैं, राइट। और सपोज कीजिएगा अगर 2 बाइक्स इसी डायरेक्शन में निकल गए 10 की स्पीड से, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरीके से, पैरेलल वेक्टर्स, राइट। पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ओके। तो अब अगर आपके सामने मैं ऐसी कुछ पिक्चर रख दूं जिसमें कि कुछ इस तरीके के वेक्टर्स हैं, आप ध्यान से देखिए कि सभी ये वेलोसिटी वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, इस तरीके से, और एक इस तरफ भी है। और मैं इन वेक्टर्स के कुछ नंबर्स असाइन करता हूं, जैसे 1 2 3 एंड 4। और आपसे ये क्वेश्चन हो कि इनमें से स्लोवेस्ट मूविंग कौन है, तो होपफुली सबको इसका आंसर मिल गया है, फर्स्ट। और मैं आपको बोलूँ कि इसमें से फास्टेस्ट कौन है, तो आपके पास आंसर होगा इसका 4। वाई? बिकॉज 4 हैज़ मैक्सिमम लेंथ, 1 हैज़ शॉर्टेस्ट लेंथ, राइट। अब आप इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। पहले मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया इस तरीके से। मैं पिक्चर को जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये वाला वेक्टर ड्रॉ किया छोटा सा, इधर सभी को मैंने एक ही पॉइंट से बेसिकली जोड़ दिया है। फिर इसी पॉइंट से मैंने इस वेक्टर को ड्रॉ किया है इस डायरेक्शन में, और इसी पॉइंट से यहाँ से मैंने एक ये वेक्टर ड्रॉ किया है। तो देखो ये पिक्चर आपको अलग दिखती है, ये पिक्चर अलग दिखती है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, राइट। सो दोनों जो है पॉइंट सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल रहा है, राइट।
तो वेक्टर का मेरा कहने मतलब है कि वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। इसका ध्यान रखिएगा कि वेक्टर्स कभी भी जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो केवल एक डायरेक्शन का और एक मैग्नीट्यूड का है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट का ये कोई आपको क्लू नहीं मिलता कि ऐसा मैंने नहीं कहा कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, ऐसा नहीं है, इसको गलत मत लेना। इसका सिर्फ ये मतलब है कि अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है। मान लीजिए इसकी स्पीड 2 है मीटर पर सेकेंड, इसकी 7 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं कहूँगा इसकी जो है 13 मीटर पर सेकेंड है। सिर्फ ये ऐसा कुछ नहीं इंडिकेशन कर रहा है कि इसी पॉइंट से 4 अलग अलग व्हीकल निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अब जैसे कि हम लोगों ने जो सबसे पहले कार्ड प्रॉब्लम थी जिसमें हमने कार्ड को, याद होगा कि कार्ड को हमने पुश किया था और फिर हमने पुश करने के बाद उसको हमने फोर्स हटा लिया, यानी कि हमने उसको पुश करके छोड़ दिया। तो अब उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। या जैसे मैंने इस स्फीयर के बारे में बात किया, मान लीजिए कि ये स्फीयर ऐसे मूव कर रहा था, राइट, और अभी ऐसे से मूव कर रहा है और मैंने मूव करते करते इसको एक बार ऐसे हिट कर दिया, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्फीयर हो गया, ये उसकी वेलोसिटी हो गई, ये वो वेलोसिटी है जो वो लेके चल रहा था, राइट। और इसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको हिट किया, तो हिट करने के लिए आप बताएंगे कि हिट करने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और उसको आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डॉटेड है, डॉटेड का मतलब ये हो गया कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये डॉटेड जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पुश करने के बाद या हिट करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी में है वो इतना चेंज आया, जो कि मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप इसको पूरा, अब जो एक्चुअल में जो चेंज है वो ये यहाँ से लेकर के आप ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये फाइनल वेक्टर बनेगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया इनिशियल, राइट, ये हो गया फाइनल, और ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स दिस ग्रीन रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऑलराइट। और दूसरे तरीके से एक और भी इसी बात को हम कह सकते हैं। सपोज कीजिए बॉल इधर से ऐसे मूव करी थी और मैंने इसको आगे से ऐसे पुश कर दिया, मतलब ये ऐसे मूव करा तो मैंने इसको ऐसे पुश किया, लेकिन मैंने इसको उतनी फोर्स से पुश किया है जितनी फोर्स ही इधर ना जा सके, पीछे भी ना जाए। ये नहीं कि क्या कहने का मतलब हो गया कि इसे मैंने रोक दिया, राइट। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप देखो, सेम सिचुएशन। अभी वो जो है बॉल है वो डबल स्पीड से भाग रही थी, इनिशियल पुश इधर को हुआ, ये भाग रहा था, और इस वक्त जो है मैंने क्या किया, इसी वेक्टर में एक अपोजिट वेक्टर फिर से डाल दिया, और वो कौन सा वेक्टर था, वो इस तरह का अपोजिट वेक्टर। तो आप बताएंगे कि आपने अपोजिट डायरेक्शन से हिट किया। ये वेक्टर अब हो गया इनिशियल वेक्टर, ये जो ब्लैक वेक्टर आपके पास बिगर वर्क, दिस इज इनिशियल, क्योंकि ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है और अब मैंने इसको पुश किया। तो अब रिप्रेजेंट क्या होगा कि अब जो है वेक्टर हमारे पास नेट क्या होगा, नेट ये बचेगा, राइट। तो नेट ये होगा, और अभी भी इसके पास चेंज इतना आ गया है। तो इस वक्त क्या होगा कि आपने इतनी वेलोसिटी कम कर दी, लेकिन वो पार्टिकल तब भी इधर को जा रहा है। अगर आप इसको पूरी तरह से रोकना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप इस वेक्टर के अगेंस्ट जो है एग्जैक्टली इक्वल वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वक्त इसकी जो मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो नेट रिजल्ट ज़ीरो होगा, अदरवाइज आप इसको माइनस करके लिखेंगे। तो जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं ये वो रिप्रेजेंट करते हैं जो फोर्स का चेंज है, राइट। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये वेक्टर जो है छोटा था, मैंने फोर्स को डायरेक्शन में लगाया, मैंने इस वेक्टर को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच, और जब ये स्ट्रेच हो गया तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, राइट। और जब मैंने और फर्दर फोर्स लगाया तो मैंने इसको पूरा कंप्रेस किया अप टू द 0 पॉइंट, यहाँ तक हो गया। और आप इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स नो मूवमेंट एट ऑल, राइट। अब क्योंकि हर एक चेंज जो हम वेलोसिटी की लेकर चल रहे हैं, चाहे वो डायरेक्शनल चेंज हो चाहे वो स्पीड में चेंज है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं केवल फोर्स के कारण। इसका मतलब फोर्स जो है वो खुद भी एक वेक्टर ही हुआ। मतलब इस इफ़ेक्ट को, जो यहाँ पे इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इफ़ेक्ट किसके कारण से है, फोर्स के कारण से। दैट मीन्स कि वेलोसिटी को ही हम केवल वेक्टर्स नहीं लेकर चल रहे हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा कि केवल वेलोसिटीज ही वेक्टर्स हैं। इनफैक्ट इस वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है, चाहे वो डायरेक्शनल है चाहे वो मैग्नीट्यूडल है, वो जो चेंज लिया जा रहा है वो चेंज आ रहा है केवल फोर्स के कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण।
इसका मतलब फोर्स को सही तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना है तो दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द वेक्टर्स। तो मैं इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे F विद एरो हेड, राइट। तो इस तरीके से आप इनको फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर से। अच्छा, अब एक चीज़ याद ध्यान रखना आप, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर, फोर्स इज ए वेक्टर, तो पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी आपने वेलोसिटी को v नहीं लिखना, फोर्स को f नहीं लिखना। चाहे वो आप ऐसे लिख रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान रखिए ये गलत इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज यू हैव रिप्रेजेंटेड ओनली द मैग्नीट्यूड, सो हाउ टू करेक्ट देम, दिस इज द वे टू करेक्ट देम। जो चीज़ आपने पढ़ लिया है वो आपने अंदर समेट लिया है, दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अब देखिए ऐसे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये कितने लोगों ने पढ़ा, और ये इक्वेशन पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि आपको जब पता है फोर्स एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, और आप उसके ऊपर वेक्टर ड्रॉ करते समय आपको शर्म आ रही है, इसका मतलब कि आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे। अब एक क्लियर कट से बात, अगर मैं आपको सही मायने में पूछूं और आप अपने मन से जवाब देना, अगर मैं लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि उसको वेक्टर की जानकारी है, ओके, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ x इज इक्वल टू ए टाइम्स z, मैंने ऐसा लिख दिया। और आपसे मैं पूछूं कि अच्छा बताइए जी x स्केलर है या वेक्टर है, z स्केलर है या वेक्टर है, a स्केलर है वेक्टर, तो आप क्या बोलेंगे इसका आंसर? आप बोलेंगे इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। फिर मैं आपसे पूछूंगा वाई, आप बोलेंगे बिकॉज देयर इज नो एरो हेड। तो अब मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई नया स्टूडेंट है और उसे अभी फिजिक्स में एंट्री ली है जस्ट उसने, और उसने इस इक्वेशन को देखा, तो वो देखते ही कहते हैं कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, so we should not represent it in this way, this is a wrong representation, we must represent them, vector should be represented as vector। जब मैंने इसकी डेफिनेशन बताई तो आपने डेफिनेशन पे शायद फोकस नहीं किया, दोबारा समझिए, vectors are those physical quantity which require का मतलब होता है जिसको ज़रूरत है, vectors are those physical quantities which require both magnitude as well as the direction, राइट। सो दे रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर आप मैग्नीट्यूड दे रहे हैं तो आप आधी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सो यू नीड बोथ द थिंग्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन उसकी ज़रूरत है उसको कंप्लीट रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगर आप डायरेक्शन ही नहीं दे रहे तो आप कह रहे हैं कि वो कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट मीन्स यू आर रॉन्ग, ऑलराइट। सो अभी तक हम लोगों ने मोशन को जो इसमें समझा है वो हमने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मोशन को अंडरस्टैंड किया है। नाउ लेट अस गो फॉर द मोशन इन कर्व और सर्कुलर पाथ। इस तरीके के मोशंस को हम कैसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, राइट। सो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर सिचुएशन रखूँगा ऐसे। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। ये पार्टिकल है और पार्टिकल को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सभी जो डॉट्स हैं डिफरेंट टाइम्स में डॉट्स हैं, डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो ये इस तरह के और भी डॉट डॉट है, आप बेसिकली उन डॉट्स की हेल्प से आप उसको बना रहे हैं ऐसे ऐसे करके, राइट। सो ये जो स्मॉल बॉडी है इसे हम बोलते हैं पार्टिकल, राइट, जिसके बारे में मैंने बात करी है। अब इसमें न्यूटन्स का लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वेलोसिटी कर्व है, राइट। इस वेलोसिटी कर्व में सपोज करो कि मैं इस पार्टिकल को कंसिडर कर रहा हूँ कि पार्टिकल जब यहाँ था तब, और इस पूरे ट्रैवलिंग सीन में कभी भी फोर्स ज़ीरो नहीं हुई है, फोर्स इस पर कंसिस्टेंटली एक्ट कर ही रही है। क्यों? क्योंकि आपको इस कर्व में डायरेक्शन चेंज होता ही दिखता जा रहा है, तो इसीलिए इसके ऊपर कंसिस्टेंटली फोर्स लगी हुई है। अब मैं अगर आपके सामने ऐसी पिक्चर रखूं कि सपोज कीजिए जब पार्टिकल यहाँ पर था उसी समय फोर्स जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गई, तो गैलीलियो के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था इस कर्व के अलॉन्ग और फोर्स ज़ीरो हो गई, तो इसका मतलब ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आगे निकल जाएगा। इसका ये मतलब होता है सिर्फ, यही तो है गैलीलियोज लॉ कि अगर पार्टिकल पे फोर्स नहीं होगा तो उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है कि अगर आपको एक कर्व दे रखा है और आपको कर्व के ऊपर किसी भी जगह पार्टिकल की डायरेक्शन पता करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ पता करना है तो मैं जस्ट इस पर एक
टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और मैं पता लगा लूँगा पार्टिकल का डायरेक्शन यहाँ पर है या फिर पार्टिकल का डायरेक्शन इसमें यहाँ पर है और यहाँ पर है। टेंजेंट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? टेंजेंट मीन्स टचिंग लाइन, ठीक है, टचिंग लाइन। सो दिस अगेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू द गैलीलियो गैलीलेई। ओके, तो एक तरीके से जो ये टेंजेंट है ये बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, राइट। और आप देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये टेंजेंट जो है ऐसे ऐसे चेंज होता जा रहा है, ऐसे ऐसे इस तरीके से अलोंग द कर्व, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से कंसिस्टेंटली इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती ही जा रही है और इसकी वेलोसिटी को वो चेंज करती ही चली जा रही है, राइट। सो इस तरीके से आप इसको अलग अलग सिचुएशन में ऐसे सोच सकते हैं कि ये 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3 है, राइट। सो इस तरीके से आपके पास डायरेक्शन के साथ साथ आप मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं कि वो दोनों ही चीज़ें, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, सब कुछ वेरी कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट से ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो एक कर्वेचर की प्रॉब्लम बेसिकली, अब ये कर्वेचर की जो प्रॉब्लम है ये आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम्स थी। तो आप इन चीज़ों का बेसिकली प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करके समझ रहे हैं। तो आपको अगर ये पूरा कर्व अगर आप देखेंगे तो आप परेशान रहेंगे कि कर्व पूरा देखना है, लेकिन अगर आप इस कर्व को छोटे छोटे सेगमेंट्स में देखेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइंस नज़र आएंगे, राइट। सो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है बहुत सारी जगहों पे, ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, राइट। सो ये एक तरीका है और हमारे पास इसी के साथ में एक और भी तरीका है इसको काम को करने का, राइट। और अब आप देखेंगे कि इस कर्व से मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रहा है। अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करूं कि पार्टिकल पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था यहाँ से, और जब मैं इस वाले वेक्टर को यहीं पे इसके पॉइंट से इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा ऐसे करके, राइट। और मैं यहाँ पे इसका नंबरिंग भी कर दूंगा यहाँ से कि 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको एक क्लियर कट मिल रहा है कि पहले वेक्टर जो पार्टिकल था वो इस डायरेक्शन में था, अब वो इधर आ गया। तो यानी कि आपके पास क्लियर पिक्चर बनती है कि अब वो पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, वी हैव टू ड्रॉ इट इन डॉटेड फॉर्म, तो क्योंकि वो चीज़ एक्सपेक्टेड है, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा कि ये हमारे पास फर्स्ट कर्व था और ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग ये वाला सेकंड कर्व हो गया, सेकंड वेलोसिटी होगी। तो जो एक्सपेक्टेड है कि वो कहाँ क्या चेंज आया, वो ये चेंज आया, ठीक है ना। हमने पिछले भी बार ग्रीन वाले को चेंज रिप्रेजेंट किया। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। और इस बार आप देखोगे कि डायरेक्शन भी चेंज हुआ है, साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है विद दी लेंथ ऑफ दिस एरो। तो डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए चेंज इन वेलोसिटी। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब देखो यहीं पे अभी पीछे देखिए, यहाँ पर आप देखोगे कि कितना सिंपल हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी हो रहा था, है ना। ये स्मॉलर था, इससे लार्जर हो गया, लार्जर से स्मॉलर हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन में बड़ा इजी था सॉल्व कर पाना, लेकिन अब अभी भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ये ईजी है, राइट। सो एज सच हम देखेंगे कि इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। तो अब अगर आपको इसमें फर्दर चेंज करना हो, जैसे सपोज़ कीजिए अब मुझे पता करना है कि 2 के बाद नेक्स्ट थर्ड कहाँ चला गया, तो अब बड़ा सिंपल है, आप एक वेक्टर बनाएंगे इस तरीके से, राइट। दिस इज़ वेक्टर नंबर 2, राइट। और फिर आप वेक्टर नंबर 3 को देखेंगे कि वेक्टर 3 मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। सो यू कैन ड्रॉ दिस वेक्टर ऑन दिस पॉइंट, और आप छोटा सा वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया वेक्टर नंबर 2, ये हो गया वेक्टर नंबर 3, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज। बहुत थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन आप देखोगे कि मैं यहाँ पे एक और वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके का वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और ये देखिए यहाँ से एक डायरेक्शन में ज़बरदस्त चेंज है। और सपोज़ कीजिए मैं इसको 4th नंबर देता हूँ, तो आप देखोगे कि अब जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा ना, कि ये हो गया हमारे पास 3rd वेक्टर, और यहीं से 4th वेक्टर, तो आप यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके का 4th वेक्टर। सो दिस इज़ 3rd, दिस इज़ 4th। तो अब आप देखेंगे कि चेंज कितना ज़बरदस्त आया है, डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, राइट। सो ऑब्वियसली अगर कोई पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो ऐसे देखो ना, इसके डायरेक्शन में देखो ऐसे, सपोज करो कि आपका व्हीकल इस डायरेक्शन में जाते हुए आपका व्हीकल इस तरह को मुड़ गया, तो डेफिनेट सी बात है कि आपने ज़बरदस्त चेंज देखा है। हालांकि यहाँ से भी इसमें पहले चेंज हुआ है, लेकिन हम यहाँ से ये वाला चेंज नहीं काउंट कर रहे हैं, हम इसके कंपैरिजन में ये वाला चेंज देख रहे हैं कि यहाँ इससे में क्या चेंज हुआ।
तो बेसिकली नियरली सिमिलर डायरेक्शन थी यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त चेंज हुआ है। और आप इसको पूरी तरह से अगर चेकअप करें, जब आप यहाँ पे भी एक पॉइंट पकड़ लेंगे इस तरीके से, राइट, एक यहाँ पे आप कर्व बनाएंगे इस तरीके से ऐसे करके, फिर आप एक यहाँ पे एक कर्व ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप इस थर्ड वेक्टर से, ये आपके पास थर्ड वेक्टर हो गया, उसके बाद फिर आप एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं, लेट अस कॉल इट ए, लेट अस कॉल इट बी, और ये फोर्थ है। तो आप देखते हैं कि इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा मिला हुआ कुछ ये बना है, थोड़ा सा ए, उसके बाद फिर थोड़ा सा और ऐसे मुड़ गया है, थोड़ा सा बी, राइट, ये जैसे मैंने ये थोड़ा सा मुड़ गया ऐसे बी, एंड देन फाइनली यहाँ से, और मैं और ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ कि ये हो गया फोर्थ वेक्टर, राइट। तो आप देखेंगे कि पार्टिकल आपको साफ साफ शो कर रहा है कि वो इस तरीके से टर्न हुआ है, राइट, मीन्स फाइनल चेंज आपके पास यही होगा। तो ये जो कर्व है, यही वाला कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी जो मैं कहना चाहता हूँ, कि आप इसको कर्वेचर में भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि जो मैं ये ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये सभी आपको ये भी बता रहे हैं, देखिए अगर पार्टिकल, अगर आपको याद हो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि फोर्स बेसिकली उस डायरेक्शन में एक्ट करेगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। तो अगर यहाँ से पार्टिकल, अगर आप सोचिए कि अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं और आपके पास फिर आपको टर्न इधर होना पड़ा, तो दैट मीन्स कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर गई। तो यहाँ पे आप जितने भी ग्रीन पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सारे जो है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मस्ट बी सेम। तो यह तो हमारे लिए बहुत सिंपल सी बात है। अब आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज कीजिए आपके पास एक वेक्टर है इस तरीके से, इसको मैं वेक्टर 1 बोलता हूँ, और मैं यहाँ पर एक वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि वेक्टर ये 2 है, यानी कि पार्टिकल जो है पहले इधर गया, हम ऐसे बताएंगे कि पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ गया, पार्टिकल या बॉडी, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, जैसे कि आप अपनी बाइक लेके यहाँ से यहाँ तक गए, और फिर ये इस डायरेक्शन में, यानी कि वो इसके अलॉन्ग ऐसे मूव कर गया, यानी कि 2 वेक्टर हो गया। तो अगर आप देखेंगे कि इस इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट जो है, राइट, जो आपके मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि बेसिकली वेक्टर्स में जो चेंज है वो इतना चेंज आया है, ये जो चेंज है, राइट, ये चेंज है, राइट। और इस केस में अगर मैं ये देखता हूँ कि पार्टिकल का बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर यही वाला अटेंड करना था, तो डायरेक्टली यहाँ से भी अटेंड कर सकता था, तो ये चीज़ होगी। सो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, यानी कि अगर कोई पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर गई, तो ऑब्वियसली पार्टिकल इधर मूव करेगा। कैसे, देखो, जैसे सपोज कीजिए कि मैं इसको दिखा रहा हूँ, जैसे सपोज करो ये बॉल है, और बॉल को मैं इस तरफ फेंकता हूँ, लेकिन मैं इसको सामने से हिट करूँगा, ऐसे जा रही है, और मैं इसको ऐसे हिट कर दूँगा इस तरीके से। तो अगर ये बॉल इस तरफ को जा रहा है और मैं फोर्स को ऐसे लगा देता हूँ, तो ऑब्वियसली जो बॉल की डायरेक्शन है वो ऐसे थी अलोंग दिस। अब क्योंकि फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया है, ध्यान से समझिएगा, बॉल इधर जाता, फोर्स आपने ऐसे लगाया है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो बॉल की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन धीरे धीरे जो है फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर ये फोर्स जो है ज़्यादा फोर्सफुली हुआ, तो ये बॉल के डायरेक्शन को इस तरफ सीधा ही लेके चला जाएगा। तो बेसिकली जब बॉल आपके पास इस तरफ फोर्स लग गई है, तो आप देखेंगे कि बॉल को इतना मोड़ना पड़ गया यहाँ से यहाँ तक में, राइट। सो इस तरीके से जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर, ये रिप्रेजेंट आपको करता है कि ये एक्चुअली फोर्स की डायरेक्शन है, और यही इसके एक्चुअली वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बन जाती है। अब अगर सर्कुलर पाथ की हम बात करें, सर्कुलर मोशन में आपके पास फोर्स कैसे होगा, ये सबसे कॉन्सेप्चुअल और सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है वेक्टर के लिए। जैसे सपोज कीजिए किसी ने एक स्ट्रिंग लिया और उससे उसने स्टोन टाई अप कर लिया और फिर उसको इस तरीके से ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, तो स्टोन यहाँ पे घूम रहा है और आप देखेंगे कि उसकी स्पीड बराबर है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो अब आप देखेंगे कि इस वक्त जो स्टोन है उसकी केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो इधर को था और फिर वो इधर को आ गया, फिर इस तरीके से आप देखेंगे हर वक्त उसका डायरेक्शन जो है टेंजेंशियली चेंज हो रहा है।
तब आप फोर्स कैसे पता लगाएंगे, राइट? तो फोर्स पता लगाना बहुत सिंपल है, जस्ट ये एक वेक्टर हो गया और इसके जस्ट नियर, क्योंकि सर्कल के हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जैसे आप इसके एक बिल्कुल टाइनी सा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जैसे आप एक वेक्टर बनाएंगे तो वह वेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा। और फिर आप चेंज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? ओके, यहाँ पर एक गलती हो गई कि हमने इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा ले ली, क्योंकि लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। सो आई विल डू इट अगेन। जैसे मेरे पास एक ये वेक्टर हो गया और थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करने के लिए यहीं से एक और वेक्टर ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से, राइट? अब इनकी लेंथ बराबर है ऑलमोस्ट, तो अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा चेंज, ये डायरेक्शन आ गया, ठीक है? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो कि आप यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, यानी कि इस पॉइंट से कहाँ पर जाएगा, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। इफ यू डोंट बिलीव, it is sun, it is going to be earth. So where is the source of force? Here is the source of force, और इसलिए force जो है towards center लगेगा, right? So that was all about the representation of a physical quantity by vectors, and थोड़ा सी हमने वेक्टर में काम किया है, क्योंकि वेक्टर के बिना आपकी फिजिक्स जो है वो इनकम्प्लीट है, राइट? यहाँ के बाद हम कर सकते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन का क्या लॉजिक बैठता है, ऑलराइट?